हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। और जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम एक ऐसी सीरीज जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको शॉर्ट नोट्स टाइप यानी शॉर्ट में हम कवर करेंगे, जिसे आप बोलते हो ना हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक जगह लिख लेते हैं, कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो ये वो सीरीज है जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया गया है क्रक्स, यानी ये निचोड़ है उस पूरे चैप्टर का कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या एटलीस्ट पता होना चाहिए जाने से पहले, जो कि हमें रिवाइज होना जरूरी है। तो आज की सीरीज में सबसे पहले हम लेके आए हैं मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर, जो कि NSEJS का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल आपको इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा ये लेक्चर मोल कंसेप्ट है। तो देखो हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में जाने से पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट देख लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस पे पैरेलली मूव भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मोल मोल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मोल को कैलकुलेट करने के हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो बच्चे नए हैं वो भी इससे क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, अपॉन मोलिकुलर मास। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हम मोल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज। अब ये नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, डिपेंड्स करेगा आपका किस पे कि वो क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इसके बाद तीसरा हमारे पास यहाँ पर जो मोल है वो क्या है, मोल हमारे पास निकलता है वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा ये याद रखना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए लगता है। एट एचटीपी कौन सी यूनिट में लेना है, लीटर में लेना है, डिवाइडेड बाय हम 22.7 करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एचटीपी पे जो प्रेशर होता है ना वो 1 बार होता है। जो पुराना डाटा है वो 1 एटीएम के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको नया डाटा से वैल्यूज याद रखनी है। और लास्ट हमारे पास मोल जो निकलता है वो किससे निकलता है, पीवी अपॉन आरटी से। ये भी हमारा गैसियस के लिए ही एप्लीकेबल है, जहां पर आर हमारा गैस कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो चार बेसिक ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मोल के। उसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें रिलेशन क्या है, इंटर कन्वर्जन क्या है, क्या हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का शॉर्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मिलके बना होता है किससे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, जो कि आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसमें बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो जल्दी से एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम शॉर्ट में ले लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है डेंसिटी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेंसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आप लोगों की यहीं पर होती है और आप लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हो। डेंसिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है बच्चों एब्सोल्यूट और दूसरी होती है हमारी रिलेटिव। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट डेंसिटी भी हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। एक हम जनरली जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, आप सभी को पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं आइडियल गैस के लिए डेंसिटी बताओ, आपको प्रेशर दे दिया गया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आइडियल गैस के लिए हम अगर बात करें फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पीवी बाय आरटी से। सॉरी, आइडियल गैस के लिए हम डेंसिटी निकालेंगे पीएम बाय आरटी से। ठीक है, जहां पर पी हमारा प्रेशर, एम हमारा मोलर मास, आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर होता है। तो ये दो तरह की हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी है। आइडियल गैस के लिए हम इससे जाते हैं। अच्छा, क्या आइडियल गैस के लिए मास अपॉन वॉल्यूम टर्म एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल बच्चा आइडियल गैस के लिए वो टर्म भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कंडीशन बीइंग उसके बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास ग्राम पर किस में आ जाएगी लीटर में डेंसिटी निकली आएगी, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स हम आंसर करेंगे। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी, तो इसको हम लिखते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ
हाइड्रोजन, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलर मास बाय 2 लेते हैं। सेकंड, हमारे पास यहीं पर होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना, वो हम किस पे लेते हैं? एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये भी किस पे बात करते हैं हम? 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है कि 1 होती है, तो जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, वाइस वर्सा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बन जाती है। तो ये 4 डेंसिटी के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों आपको पता होने चाहिए, किसी भी कंडीशन पे ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए। वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एंड ये तो फर्स्ट वाला तो आप सभी को पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसके अलावा और क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? तो सेकंड, वैसे तो आप सभी जानते हो, इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा ही लिख देता हूं। फ्रैक्शन ये होता है खुद का अपॉन सबका। ये याद रखना, क्या मतलब है ये? यानी एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 3 गैसेस है, ए, बी और सी। ए के मोल हमारे Na है, बी के मोल हमारे Nb है, सी के मोल हमारे क्या है बच्चों? Nc है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा खुद का मोल Na अपॉन टोटल मोल यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Nc, यानी सबका यानी टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। इसे हम बाय मास भी बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास। ये कैसे निकालेंगे? तो इसको भी बहुत क्लियरली हम डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, केमिस्ट्री में यहाँ वेट और मास एक ही लेते हैं हम ये मान के चलते हैं कि मास की बात हो रही है, ये आपको क्लियर है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में नेक्स्ट टर्म हमारे पास डिफाइन होती है, जो कि है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सेम वे में डिफाइन करते हैं जैसे कि अपन ने ऊपर डिफाइन किया है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, ये आपको ml में लेना होता है, ये ग्राम में लेना होता है, ये यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, इनटू 100। तो ये तो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब किन दोनों में रिलेशन? ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यानी अगर मैं आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दूं और आपसे बोला जाए कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो रिलेशन किस किस में है? रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा ही है। इसमें क्या रिलेशन होगा? अब कैसे निकालें? तो देखो यहाँ पर ये मास है, ये वॉल्यूम है, हमें इन दोनों को देखना है। मास अपॉन वॉल्यूम ये हमारी डेंसिटी होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो किसी तरह से अगर हमारे को चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमें या तो जो मास दिया है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें, या वॉल्यूम को हम क्या लिख दें? वॉल्यूम क्या, अच्छा मास इंटू सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारा मास होता है। तो मास को हमने क्या किया, इस मास की अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आया? हमारे पास निकल के आया परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। जब आप करोगे सॉल्यूशन की, तो ये हमें क्या देगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देगा। तो ये हमारा रिलेशन होता है किसमें? परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अंदर। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये हमारी थर्ड फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई, ये उनके बीच का रिलेशन हो गया। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रक्स है। तो हम शॉर्ट में सारे फॉर्मूले एक बार, सारे जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मैं आपको सारे लिखा देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, मोल के कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ फिफ्थ के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो होती है, एक होती है मोलरिटी और दूसरी होती है क्या? मोलैलिटी। सबसे ज्यादा गलतियां हमारी इसी में होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी हमारे इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मोलैरिटी इज व्हाट, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब एक चीज याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो इसमें वो लीटर में ले रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कौन सी यूनिट में लिया है, लीटर में। दूसरा है मोललिटी। अब मोललिटी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों हम, तो मोललिटी जो एम होती है ना, ये कैसे डिफाइन की जाती है, मोललिटी इक्वल टू अगेन मोल ऑफ सॉल्यूट। कौन सी यूनिट में, अगेन मोल की यूनिट मोल ही होती है, अपॉन नीचे आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सी यूनिट में रखना है, तो ये हमें केजी में रखना है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना होता है, केजी में रखना होता है। दोनों में डिफरेंस और क्या है, तो पहला डिफरेंस तो आ गया, यहाँ वॉल्यूम आता है, यहाँ मास आता है। दूसरा ये सॉल्यूशन नीचे आता है अपॉन में, यहाँ सॉल्वेंट आता है। ये टर्म्स क्लियर रखना। अच्छा, यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इसकी होती है मोल पर लीटर, या मोलर, या कैपिटल एम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसके लिए जो यूनिट आ जाती है वो आ जाती है मोल पर केजी, और मोलल, और स्मॉल एम, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया इन दोनों में। थर्ड, हम बात करें क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो नहीं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास है, और इन दोनों में हमने ये बेसिक डिफरेंस भी देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। यानी अगर आगे मोलैलिटी दे दी जाए और हमसे मोलैरिटी पूछी जाए, मोलैरिटी दे दी जाए हमसे मोलैलिटी पूछी जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो इधर रिलेशन क्या, बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो हमारे पास होता है स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान से देखना, डी इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट में है, तो ये होगी अभी ग्राम पर एमएल में ही रखना है, ठीक है। एमएम क्या है, ये होता है मोलर मास। किसका होता है बच्चों ये मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, ठीक। ये हमारे पास हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, हमें ये पता होता है कि मोलरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, हम रिलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखाया, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। अब जब मोल हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसके बाद, यहां तक तो वो कर लेते हैं, इसके बाद गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, ये गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि मोलरिटी निकालो, कैसे निकालोगे, दो तरीके। पहला तो अप्रोच से जाओ। अप्रोच से कैसे जाओ कि सॉल्यूशन का मास मान लो, सॉल्यूट का मास आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में डेंसिटी दी हो तो उससे वॉल्यूम मिल जाएगा, दोनों से कि ये डाटा मिलने के बाद आप क्या करो, मोल निकालो, मोल बाय वॉल्यूम करो, लंबा सा अप्रोच है। तो शॉर्ट में करने के लिए आप क्या करो, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 कर दो, और उसी को डिवाइडेड बाय अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दोगे, तो ये आपको रिलेशन देता है किस किस के बीच में, मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच में। दिस इज योर नेक्स्ट रिलेशन, किस किस के बीच में हो गया ये, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलरिटी। क्लियर है भाई, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलरिटी। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर बोल रहा हूं मैं बच्चों, ये वीडियो आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो बेसिक मोल है पूरा हो जाएगा, और एडवांस में भी आप, मतलब एडवांस मोल भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इन द सेंस मोल का पूरा जो भी कंसेप्ट है वो सब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट आ गया। अब अगर वो आपसे बोले नहीं हमें नेक्स्ट रिलेशन बताओ, अब किस किसके बीच में आएगा, तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। यानी अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम दे रहा है और मोलरिटी पूछ रहा है,
तो आप कैसे करें? तो आपको बताया कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी को मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलता हूँ। कहाँ पढ़ाया? देखो देखो देखो, यहाँ पढ़ाया। परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी को मैं क्या बोलता हूँ? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलता हूँ। तो मैं मोलरिटी की जगह क्या लिखूंगा? परसेंटेज मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। किसकी जगह लिखा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा इनटू 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारे पास नेक्स्ट डाटा हो गया। हुआ? बढ़ जाए आगे, बढ़ते आगे फिर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसे हम बोलते हैं पीपीएम, बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो पीपीएम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो यहां पे भी वो खेल जाता है पीपीएम में। कैसे खेलता है? उसने पीपीएम दे दी और आपसे मोलरिटी पूछी। ध्यान से सुनना, पीपीएम दे दिया और मोलरिटी पूछा और डेंसिटी आपको दिया हुआ है। अब मोलरिटी कैसे निकालोगे? पीपीएम दे दिया तो इस पीपीएम से पहले परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो। कैसे निकालोगे? कि परसेंटेज वेट बाय वेट को, सॉरी यहां पर 10 की पावर कितना हो जाएगा? यहां पर 10 की पावर कितना आता है? पीपीएम है ना, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे ये पता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा पूछा है या नहीं भी पूछा। हमें तो पीपीएम दे दिया, मोलरिटी पूछ रहा है और डेंसिटी दिया है। तो देखो इस पीपीएम को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 100 इधर ले जा रहा हूँ। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू पीपीएम बना क्या? देखो अच्छे से, बना कि नहीं बना? भाई पर मैंने इसको 10 की पावर 6 को 100 इंटू 10 की पावर 4 लिख दिया, तो वेट बाय वेट इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू पीपीएम आ गया। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब मैंने यहाँ से वेट बाय वेट उठाया और इसमें पुट कर दिया, तो देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया? परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ? देखो पीपीएम इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पीपीएम दे दिया जाए, पीपीवी दे दिया जाए, हम एक चीज से दूसरी चीज निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे क्या हैं, पूछे जा रहे हैं आजकल, कि हमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे दी जाती है, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमसे पूछी जाती है। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर हमें इंटर कन्वर्जन आता है, तो हम ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अभी पहले यहीं तक थोड़ा थ्योरी रख के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वापस से थ्योरी में आएंगे, वरना क्लास में मजा नहीं आएगा, क्लास थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाएगी कि सर सिर्फ थ्योरी है क्या? नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों के सामने, है ना, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट भी यहाँ पर आपके साथ कवर करने हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? होने को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि हमें आना चाहिए, कि हमें अमोनियम फॉस्फेट का एक सैंपल दे दिया गया है और इसमें बोला गया है कि 6 मोल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे सैंपल में? तो हमें हाइड्रोजन एटम देख के ऑक्सीजन एटम पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? डब्बा मेथड लगाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिख दो और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम लिख दो। मैं इसे डब्बा मेथड बोलता हूँ, क्लास में मैं इसे डब्बा मेथड से समझाता भी हूँ। मोस्ट ऑफ द मोल ऑफ के क्वेश्चन जो कि है वो इस प्रॉब्लम के, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। नॉर्मली आप इसे यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आज की क्लास के। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, कैसे सोल्व करें? तो हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन देखो, हमें 6 मोल हाइड्रोजन एटम देके नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल पूछा हुआ है। 6 मोल हाइड्रोजन एटम देके नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल पूछा हुआ है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। अब ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 12। 12 हाइड्रोजन पे कितने ऑक्सीजन है? 4। लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इतना सा हमारा आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 4 24 इक्वल टू 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम है तो उस पर ऑक्सीजन एटम के मोल कितने होंगे? 2 होंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, दो के बीच में रिलेशन कहीं से पता पड़ गया, एक दिया है और दूसरा नॉन है, तो आप डब्बा मेथड लगाओ, इस तरह से उन दोनों को एक तरफ लिख दो, जो डाटा गिवन है वो
उसके नीचे, जो पूछा है वो उसके नीचे, उसको x मान के फिर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम यूनिटरी मेथड, दब्बा मेथड लगा के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन हमें यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम बोल रही है कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, अच्छा डेंसिटी का क्वेश्चन है ये आज ही पढ़ा है। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एट 2 atm and 600 Kelvin is this. Calculate relative density of this gas with respect to neon. अब हमने जो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी ना बच्चों, वो पढ़ी थी, वो क्या होता है, मोलर मास बाय 2। अगर आप सिर्फ उसको याद रखोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला, अगर सिर्फ आप उसको याद रखोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको क्या याद रखना है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। लेकिन अब उसने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं पूछी है, उसने आपसे जो डेंसिटी पूछी है वो नियॉन के रेस्पेक्ट में पूछी है, यानी डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ नियॉन, ये हमें बताना है और ये क्वेश्चन हमसे अब पूछ रहा है। समझ में आया? अब डेंसिटी कैसे, तो आइडियल गैस के लिए डेंसिटी हम लिखते हैं पी एम, एम कौन सा लेना है, गैस का, अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय पी ऑफ नियॉन, मोलर मास ऑफ नियॉन बाय आर टी। ठीक है। अब देखो सिमिलर कंडीशन है, ये बस वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। सिमिलर कंडीशन है तो दोनों के लिए प्रेशर सेम होगा, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम होगा। यानी ये बना क्या, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ नियॉन, ये बन गया अब हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बन गया तो हमें मोलर मास पता पड़ जाए कहीं से तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो मोलर मास निकालने के लिए उसने हमें डाटा दिया हुआ है, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर रहा हूं। कैसे यूज करूंगा बच्चों, पीवी इक्वल टू एन, एन को मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी, होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या यूज किया, मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी में गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी कर दिया। ठीक है, तो यहां से प्रेशर क्वेश्चन ने दिया है, कहां दिया है, कहां दिया है, देखो 2 atm दिया है तो रख दो 2। वॉल्यूम की जगह हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है, तो बहुत ही अच्छा है ना। हम तो सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, पीएम बाय आर टी। तो यहाँ से मोलर मास अननोन है वो निकालते हैं, डेंसिटी 2 दी हुई है, प्रेशर हमें बोला हुआ है 2, मोलर मास अननोन है आर को आर रहने दो। ठीक है, और टेम्परेचर दिया है क्या, 600 केल्विन दिया हुआ है। देखो ये रहा टेम्परेचर हमारे पास 600 है। तो ये कैंसिल आउट, आर की वैल्यू 1/12 हमें यूज करनी है, मोलर मास हमें यहाँ पर गैस का निकालना है। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू क्या आ गया, मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू आर इंटू 600। आर की वैल्यू उसने बोला 1/12 कर दो, कर दी, 600 कर दो, कर दिया, तो 12 पंजे 60, 50 आ गया मोलर मास। बस अब तो क्या था, उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो ये हो गया 50 अपॉन नियॉन का कितना होता है 20, तो 5/2 यानी 2.5 हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है। देखो ये था क्वेश्चन, है ना। तो डेंसिटी पे इस तरह से वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। डेंसिटी मैंने आपको समझाई थी, दो तरह की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट भी दो तरह की, मास अपॉन वॉल्यूम, और आइडियल गैस के लिए D इक्वल टू PM बाय RT, प्राइम मिनिस्टर बाय RT से याद रखना। ठीक है, आपको याद रहेगा। बढ़ जाए क्या आगे थोड़ा सा ब्रेक ले लें, नहीं बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन, अगेन वैरायटी चेंज कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान आपको रखना है। अब ये हमारा एक नए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमसे एक वर्ड पूछा गया है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये वर्ड है मीन मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझाता हूं, फिर आपको मीन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे। कि एक मिक्सचर है O2 एंड गैस Y का, बना दो डब्बा, O2 लिख दो, Y लिख दो। Y का मोलर मास 80 है, O2 का 32 होगा, ये हमने लिख दिया, दिस इज योर मोलर मास इन द मोल रेशो ऑफ A रेशो B। तो हमें मोल का रेशो दे दिया, क्या, ये A और ये B, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक मिक्सचर है जिसमें O2 और Y है, A रेशो B में है, एंड अ मीन मॉलिक्यूलर मास इज 40। इनका जो एवरेज मास है ना वो कितना दे दिया, 40 दे दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो,
ऐसा क्वेश्चन ने बोला व्हाट वुड बी द मीन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, यानी एवरेज मास ही पूछा है। अब ध्यान से देखना, एवरेज ही पूछा है। उस कंटेनर को अगर हम डिजाइन करें कि इफ अगर वो बी रेशो में मिक्स किया जाए, यानी अगर मोल का रेशो बी रेशो ए कर दें, जिसमें यहाँ पे मोलर मास 32, ये 80 वाई है और O2 है, तो बताओ एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन समझ में आया कि कंटेनर में पहले O2 और Y लिया, इनके मोलर मास हमें पता है, Y का दे दिया, उनका मोलर रेशो ए रेशो भी है, एवरेज 40 आ गया। अब O2 और Y ही है, मोलर मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मोल का रेशो चेंज कर दिया, B रेशो ए, नया एवरेज क्या होगा। तो किसी भी मिक्सचर का मास निकालना हो, याद रखना आइदर मिक्सचर का निकालना हो, या तो मिक्सचर बोले या सीधा बोलते आइसोटॉप से, तो भी तो वहां पे हमेशा एवरेज मास ही निकलता है। अब ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मिक्सचर का एवरेज हमेशा ऐसे ही निकलता है, ठीक। तो पहले केस 1 के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता। केस 1 के लिए जब लगाएंगे तो एवरेज हमारे पास 40 है, N1 की वैल्यू हमारे पास A है, M1 की वैल्यू मोलर मास हमारे पास 32 है, N2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिया है B, N2 मोलर मास इसका कितना है 80 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 A प्लस B। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 40 है प्लस 40 B, तो 8 है इक्वल टू, उधर जाएगा 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो 40 B, यानी यहां से आ गया A इक्वल टू 5B। केस 1 आ गया, उठा के रख दो केस 2 में। केस 2 हमें पूछा है, कर देते हैं सॉल्व। तो केस 2 बोल रहा है, ये रहा हमारा केस 2। केस 2 बोल रहा है कि एवरेज बताओ, तो एवरेज अननोन, N1 को अब B ले लिया, ये 32 है, N2 अब हमारा A हो गया, ये 80 है, और नीचे A प्लस B हो गया, N1 प्लस N2। उठा के रखो, A इक्वल टू 5B रखो। जब आप A इक्वल टू यहाँ 5B रखोगे तो ये तो 32B हो गया, प्लस 8 पंजे 40, ये 400B हो जाएगा, और ये 5 और 1 6B हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 432 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 72, यानी उस केस में हमारा जो एवरेज मोलर मास आएगा वो 72 आएगा। तो एवरेज मास ऐसे निकालते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है, इस पे भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारा मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसा तो क्वेश्चन मैं बहुत सारे लाया हूँ, है ना, लेकिन हमें हर वैरायटी टच करनी है, तो हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू टच करेंगे, कुछ हम थ्योरी के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे कि दिख रहा है ना विनोद, यहाँ पे एक वर्ड है, क्या वर्ड है बाबू, कंबशन। तो कंबशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अगर हाइड्रोकार्बन हमें दे दिया गया, क्या दे दिया गया बच्चा, हाइड्रोकार्बन, तो इसकी बैलेंसिंग आप लोग याद रख लो, CXHY हाइड्रोकार्बन होता है, उसको जब बैलेंस करोगे तो X प्लस वाई बाई 4 O2 होगा, जो कि XCO2 देगा, प्लस y बाई 2 H2 देगा। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग कर रहे हो तो ये रहा आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन। दिस इज द बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। लेकिन उसने बोल दिया नहीं हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। अब ऑक्सीजन भी दे दिया आपको कंपाउंड के अंदर, तो उसका कंबशन करने के लिए क्या रिएक्शन होगी, देखो ध्यान से समझना। मान लो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास CXHYOZ, वो बोल रहा है कि इसका कंबशन करो, तो इसके कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट तो CO2 ही बनाना है और ये वाटर ही बनाना है। अब कैसे बैलेंस करें, अब कैसे बैलेंस करें, तो इसकी बैलेंसिंग अगेन यहाँ पर x बनेगा, यहाँ y बाई 2 बनेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बाई 4 तो आएगा, लेकिन माइनस z बाई 2 कर दो, ये आपका सेकेंड रिएक्शन बैलेंस हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर आपके हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ना, तो ये हमारी बैलेंसिंग निकल के आती है, ये हमारी बैलेंसिंग निकल के आती है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कर लिया जाए डिस्कस। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अपन ने बैलेंसिंग देख ली है,
और कंबशन रिएक्शन हमें पता है। चलो तो क्वेश्चन बोल रहा है, अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। ये हमने थ्योरी देख ली, लिख दूं मैं इसके ऊपर, ये थ्योरी थी इसकी और ये इसका सॉल्यूशन है। कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.86 ग्राम कंपाउंड X gives 2.64 ग्राम CO2 एंड इतना ग्राम H2। अब देखो उसने ये तो मेंशन ही नहीं किया कि हाइड्रोकार्बन है या उसमें ऑक्सीजन भी है। तो फिर बच्चों यहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है कि सर जब वो मेंशन नहीं करे तो क्या करें, तब हमें हाइड्रोकार्बन मानना है, उसे CXHY मानना है और फर्स्ट वाली बैलेंसिंग चुपचाप यूज कर लेनी है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही माना जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन मान के ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ CO2 और H2। ऑक्सीजन तभी लेना है जब क्वेश्चन हमें बोले, एल्स हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। हमें इसका मास दे दिया, कितना दे दिया? 0.86 ग्राम दे दिया। ठीक है भाई, 0.86 ग्राम हमें मास दे दिया गया है। अब क्या करें? वो बोल रहा है कि CO2 और वाटर बन रहा है। CO2 कितना है? 2.64 ग्राम, वाटर कितना है? 1.26 ग्राम। ठीक है, अब क्या क्या किया जाए इससे? तो देखो आप कुछ ना करो, इससे मोल निकालो। कैसे निकालोगे मोल? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब ये करोगे तो ये 0.06 टाइम कैंसिल आउट होता है। अब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, आप PYQ लास्ट ईयर के भी उठा के देख लेना। इसमें जाए, मोल गिवन मास 1.26 अपॉन मोलर मास 18, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 7 टाइम्स यहाँ से कटेगा तो ये 0.07 आएगा। कैलकुलेशन फास्ट है, मैंने दोनों की कैलकुलेशन निकाल दी। अब क्या करें? कुछ ना करो, इसको पहले तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाओ। तो हमारे पास क्योंकि जगह नहीं है, CXHY था, X + Y/4 था, ठीक है, यहाँ O2 था, यहाँ XCO2 था, यहाँ Y/2 H2O था। इसके मोल आए 0.07, इसके मोल आगे 0.06 और ये 0.86 ग्राम है। ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन। ये 0.86 ग्राम है। हमें क्या करना है? लोएस्ट मोलिकुलर मास ऑफ X बताना है। ठीक है भाई, अब कैसे बताएं बच्चों को? अब यहाँ पर ये क्लियर तो हुआ कि हमने कंबशन रिएक्शन में मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से देखो, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ, जब हम H2O करेंगे तो ये हमें देगा मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और या ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रेशो निकाल लेते हैं। तो ये जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.06 अपॉन 0.07। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो हमारे पास क्या आया? 0.06/0.07, जो कि यहाँ से x अपॉन y/2 के इक्वल होगा क्योंकि x मोल ऑफ CO2 है और y/2 मोल ऑफ H2 है। तो यहाँ से 2x अपॉन y जो आ गया वो 6/7 आ गया, यानी x अपॉन y का जो रेशो है वो 6/14 आ गया। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लें तो ये 3/7 होगा। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम रेशो क्या लें। तो बच्चों अगर आप C6H14 करते हो तो आपको पता है कि ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप बोलोगे सर C3H7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बात नहीं बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में? देखो हम मिक्स कर दिया मैंने, कंबशन के साथ में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ले आया हूं। तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है कि ये हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और ये हमें एग्जैक्ट रेशियो बताता है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन के आंसर पे आता हूं। मैं बात करूं बेंजीन, तो आप क्या बोलोगे? सर बेंजीन तो C6H6 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अगर इसको CH लिख दूं, 6 को 6 से कट करके, तो आप बोलोगे सर ये तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो देता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो देता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे नहीं करता है। अरे नहीं करता है ना, CH होना कोई फॉर्मूला है, बट ये सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है इसलिए इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं, और एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो C6H6 है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सेम ही तो कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर C6H14 लेते हो तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हो तो वो C3H7 है जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है। हमसे मिनिमम मोलर मास पूछा है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे जो कि 12 × 3 36 + 1 × 7 7 यानी 43 होता है। तो
तो अगर हमसे मिनिमम मोलर मास पूछा जाएगा ना तो हम 43 आंसर करेंगे, जो कि उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है, ना कि हम उसका डबल 86 आंसर करेंगे जो कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है। तो बच्चों ये चीज बहुत क्लियर से याद रखना कि एक्स लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए। अब क्वेश्चन यही है कि लोएस्ट यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉडी भी दे दिया और है ना हमसे मास भी बोल रहा है। उसने क्या बोल दिया, उसने मॉलिक्यूलर बॉडी भी दे दिया और हमसे यहाँ पे मास भी बोल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोएस्ट का मतलब एम्पेरिकल मास होता है, बस ये आप लोग याद रख लेना। तो 43 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ए ऑप्शन है, इसलिए हमारा इसका आंसर ए होगा। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्लियर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका एग्जैक्ट नंबर और टाइप्स ऑफ एटम भी बताता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम दोनों बताते हैं, ये सिंपलेस्ट रेशियो ये एग्जैक्ट नंबर में बताता है। क्लियर सभी को, यहां से बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, सर परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्यूरिटी, सीरीज रिएक्शन, ये तीनों एक साथ करा दो। तो मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों ले आया हूँ। तीनों तो नहीं है, मे बी दो है, बट आप इसको तीनों ही मान सकते हो एक तरह से, क्योंकि मोर और लेस कंसेप्ट इसका सेम ही होता है। क्या क्वेश्चन है कि द चीफ ओर ऑफ जिंक इज द सल्फाइड ZnS, द ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बड़ा सा कुछ दे दिया नाम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड देन हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट ZnS इनटू ZnO बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, और फाइनली हमें क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। ठीक है भाई, ये कुछ प्रोसेस दे दी और कुछ तो लिखा है, समझते पहले। क्वेश्चन दे दिया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnS रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ जिंक। अब वो बोल रहा है कि अगर ये 2 मोल यहाँ पे जिंक के बनते हैं तो बताओ इसके कितने मोल रिएक्ट किए होंगे। तो हमने मान लिया x मोल रिएक्ट किए, एक इससे ZnO बना, ZnO यहाँ रिएक्ट किया, ZnSO4 बना, यहाँ रिएक्ट किया। ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों सीरीज रिएक्शन। क्या मतलब है, A gives B, B gives C, C gives D, यही होता है सीरीज रिएक्शन। उसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, A gives B, B gives C, C gives D, तो एक ही बात है, उसमें बुरा क्या हो गया, अलग अलग करके लिख दिया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, सीरीज रिएक्शन। इनके ऊपर अगर ऐसा लिखा है 100%, यानी ये 100% कंप्लीट हुई है, 100% कन्वर्जन है, 100% यील्ड है, ऐसा लिखा है 80%, मतलब ये 80% इसमें प्रोडक्ट बना है। मान लो क्या मतलब है इसका, कि इसके 10 मोल थे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो इसका भी 10 मोल बनेगा, 100% यानी 10 बनेगा। तो इसके यहाँ पे 10 मोल आ गए। अब इसके 1 से इसका 1 ही बनता है, तो 10 से 10 बनना चाहिए, लेकिन 80% कंप्लीशन है, यानी 0.8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 ही मोल बनेगा यहाँ पे सी का। तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट होता है। तो ये जो लिखा होता है ना ऊपर, ये परसेंटेज यील्ड होती है। अब देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, ट्वाइस ZnS प्लस 3O2 गिव्स ट्वाइस ZnO प्लस 2SO2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें ZnS के मोल निकालने, अपन ने क्या मान लिए, x मोल मान लिए। अब देखो इसके 2 से इसका 2 बनता है, तो x मोल से इसका x मोल बनना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या लिखा है 80%, यानी कितना परसेंट कन्वर्जन होगा, 80%, यानी इसको हमने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ZnO के जो टोटल मोल ऑब्टेन हुए वो 0.8x है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में ये ZnO है, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस H2O। तो यहां पर ये क्या होगा, ये x इंटू 0.8 होगा। अब इसके 1 से इसका 1 बन रहा है, तो इसके मोल भी बनेंगे x इंटू 0.8। अब जरा इसका कन्वर्जन देख ले, 100%, 100% का मतलब होता है इंटू 1 कर दो, तो हमें ZnSO4 के मोल मिल गए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन को नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा कि 2ZnSO4 प्लस H2O, यही था बच्चों। क्या हो रहा है, 2Zn प्लस 2H2SO4 gives 2Zn प्लस 2H2SO4 प्लस, जो उसने बोला है हम तो वही लिखेंगे, प्लस O2, और इस पे 80% है, प्लस O2। हमारे पास ZnSO4 निकला है, देखो कितना निकला है, x इंटू 0.8, तो ये x इंटू 0.8, 2 से अगेन कितना बनता है, 2 बनता है, तो x इंटू 0.8 से x इंटू 0.8 बनेगा, बट कितना परसेंट कन्वर्जन है, 80%, तो ये क्या हो जाएगा,
ये 0.8 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके एक्चुअल मोल जो फॉर्म हुए हैं वो निकल के आ गए। और क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है देखो, मोल्स ऑफ जिंक ऑब्टेन इज 2, दिया ना यहाँ पे 2, तो ये जो 2 दिया है तो इसको क्या कर दे, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको 2 के इक्वल कर दे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.8 आ गया, यानी 200 बाय 64, तो कर लो आप, 50 बाय 16, 25 बाय 8, 3 पॉइंट समथिंग, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ही हो गया 3.125। ठीक है, तो इस तरह के भी आजकल हमारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीरीज रिएक्शन भी दे दी हमने, सीरीज रिएक्शन का कांसेप्ट समझ लिया, एक से स्टार्ट करो एंड तक जाओ, पीछे से स्टार्ट करो ऊपर तक आओ, बट मेरा सजेशन ये आप ऊपर वाले से स्टार्ट करके नीचे तक आओ, अगर ऊपर वाला दिया है तो नीचे वाला सीधा मिल जाएगा, नीचे वाला मोल दिया है तो ऊपर वाला मोल निकालने के लिए उसको एक्सपांड के मूव करो, परसेंटेज यील्ड है उतना टाइम्स उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे सीरीज रिएक्शन के क्वेश्चन है। एक लास्ट वैरायटी और देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, देखो हमसे क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, हमें क्या दिया हुआ है, पीपीएम दिया हुआ है, और देखो डेंसिटी भी दे दी, दिया ना, आज ही मैंने आपको समझाया था, पीपीएम देके मोलरिटी पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करना है, बाकी सब तो आपको आता है। एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां से समझ लीजिए, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 कंसेप्ट है जो कि हमें क्लियर हो जाएंगे इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। कैसे होंगे, हमें पीपीएम दिया है, किसका दिया है, L2SO4 होल थ्राइस, तो क्या मैं इससे मोलरिटी निकाल सकता हूं, L2SO4 होल थ्राइस की बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या था मेरे पास, ppm इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही था ना। तो देखो ppm मेरे को दिया हुआ है 34.2 इंटू 10⁻⁻4, डेंसिटी 1 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसका निकालेंगे तो 342 आएगा, आएगा। तो देखो ये मेरा उड़ गया, तो मेरे पास जो मोलरिटी आई ना L2SO4 होल थ्राइस की, वो 10⁻⁻4 आ गई। तो ये तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट हो गया जो कि आपको क्लियर है, पीपीएम देके मोलरिटी निकालना है, हमने निकाल लिया, लेकिन वो मोलरिटी L2SO4 होल थ्राइस की नहीं पूछी उसने, तो सल्फेट आयन की पूछी है, वो कैसे निकाले। तो आपको पता है कि Al2SO4 होल थ्राइस कैसे ब्रेक होगा, तो 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही ब्रेक होता है। तो इसके 1 से इसका 2 और इसका 3 बनता है, इसकी मोलरिटी 10⁻⁻4 है, तो इसकी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻4 और इसकी हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻4। ये इंडिविजुअल आयंस की मोलरिटी आ गई। जैसे आप मोल में कैलकुलेशन करते हो ना बच्चों, वैसे ही सेम कैलकुलेशन आप मोलरिटी में करोगे। क्या बोला मैंने, जैसे आप मोल में कैलकुलेशन करते हो वैसे ही सेम कैलकुलेशन आप मोलरिटी में करोगे। तो उसने सल्फेट आयन की पूछा है जो कि 3 इंटू 10⁻⁻4 मोलर है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। यानी आपको ये भी क्लियर है कि इंडिविजुअल आयन की मोलरिटी हमसे निकाली जाए, पूछी जाए, तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। क्लियर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज की क्लास में। हमें एक प्रोसेस दी है, देखो यील्ड अगेन, इसमें यील्ड भी आ गई कि हमारे पास क्या है, 30 लीटर डाई हाइड्रोजन मतलब होता है H2, 30 लीटर डाई नाइट्रोजन मतलब होता है N2, इनको एक कंटेनर में ले लिया और उससे एक प्रोडक्ट बनाया। तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया बनता है, बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, ये 30 लीटर है, ये भी 30 लीटर है, और ये 50% क्या कर रहा है, yield only 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। उसने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है ना वो कितना परसेंट हो रहा है, 50% मिल रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है भाई, अब कैसे करें, तो बच्चों जैसे आप मोल में कैलकुलेशन करते हो ना, उसी तरह से आप वॉल्यूम में भी कैलकुलेशन करते हो। नई चीज है ये, नहीं है ना, पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए थे, यही होता है। जैसे मोल में करते हो वैसे ही वॉल्यूम में करो। आप पहले एलआर निकालो,
तो एल आर कैसे निकालते हैं, तो वो मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकालते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाओ। तो हाइड्रोजन के केस में हो जाएगा 30/3 और इसमें हो जाएगा 30/1। ये कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन मेरा क्या बन गया, एल आर बन गया। मोल बाय कोफिशिएंट या वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट में जो वैल्यू कम होती है वो मेरा एल आर होता है। क्लियर? अरे क्लियर है ना? चलो फिर क्या करें, तो देखो 3H2 प्लस N2 गिव्स क्या, 2NH3। तो यहां पर ये एलआर है, यानी सारी कैलकुलेशन इससे होनी है। अब ये 30 लीटर दिया हुआ है, ये भी 30 है, ये इनिशियली 0 होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 वाला टाइम है। t इक्वल टू t टाइम बाद ये 50% कंप्लीट हो गया, यानी ये बचेगा 15। तो कंज्यूम कितना हुआ मेरे भाई, कंज्यूम हो गया 15, 15 गए तभी तो 15 बचे, 50% कन्वर्जन है मात्र। अब बच्चा इसके 3 से इसका 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 15 अगर कंज्यूम होंगे तो 3 से 1, तो 15 से इसका कितना कंज्यूम होगा, 5 कंज्यूम होगा। क्लियर होता है? ठीक है, तो 5 कंज्यूम होगा तो रिमेनिंग रहेगा 25। ठीक, ये रिमेनिंग है। 3 से 2 बनता है, 15 से कितना बनेगा, तो इसका 10 मोल बनेगा। तो देखो किसके कितने फॉर्म हो रहे हैं ये भी हमने निकाल लिया, किसके कितने कंज्यूम हुए हैं ये भी हमने देख लिया। तो कंज्यूम मोल का आंसर हो जाएगा H2 का 15 और नाइट्रोजन का 5। का है नाइट्रोजन 5, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ डाई नाइट्रोजन कंज्यूम। तो नाइट्रोजन का 5 कंज्यूम हो रहा है और डाई हाइड्रोजन का हमारा 15 कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 30-30 है ना, 50 तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गया। 15 और 5 तो ये कुछ उल्टा सा लिखा हुआ है, N2 15 H2 5, जबकि हमारा होना चाहिए H2 15 N2 5। ठीक है, N2 30 तो H2 5, नहीं ये तो गलत है। H2 10 N2 5, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ये उल्टा है, ये होना चाहिए H2 और ये होना चाहिए N2। तो N2 का 5 और H2 का 15, तो ये हमारा आंसर होगा सी आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखो होने का तो चैप्टर में बहुत कुछ है, बड़ा चैप्टर है, बट हमारे पास टाइम क्या है, लिमिटेड है बच्चों। हमारे पास इस लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें देनी थी। मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें थ्योरी पार्ट में और क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन की है। इसको 2 बार 3 बार वीडियो अगर आप देखोगे तो जो बेसिक है मोल का वो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। छोटे मोटे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम हमें इतना ही इजाज़त देता है ना, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि नहीं सर इस तरह का कुछ और यूट्यूब पे अवेलेबल होना चाहिए, सर आप इस तरह का कोई और सीरीज़ लेके आओ, या ये चीज़ है जो हमारी क्लियर नहीं है इस पे वीडियो बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर पाए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, उसका क्रक्स लेंगे, उसका निचोड़ देखेंगे। ठीक है, इनको देखने के लिए बस आपको चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और यहाँ पर एक बार जाओगे तो पूरा आपका माइंड जो है मेकअप हो जाएगा, चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।